हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम BHDC 103 का जो गेस्ट पेपर है वो देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको सारे ही प्रीवियस ईयर के और जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी आपको इस गेस्ट पेपर के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही में उनके आंसर्स भी आपको इस गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको सारे ही क्वेश्चन और उनके आंसर्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद BHDC 102 और BHDC 101 का भी जो गेस्ट पेपर वीडियो होगा वो चैनल पर आएगा, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। ठीक है, और अगर ठीक है, जिससे आपको अपने एग्जाम में से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा और आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसका कोड जो है BHDC 103 है। ये BA ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं इग्नू के, उनके पास ये कोड होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आता है ये। और ये ना जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ये सिर्फ मैंने एक सैंपल के लिए लिया है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो उनको पता हो कि उनका आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है सिर्फ। ठीक है, उसके लिए है। बाकी आपको जो गेस्ट पेपर मिलेगा उसका पैटर्न बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इसके अंदर आपको पेपर में व्याख्या करने के लिए भी आएंगी। ठीक है, तो जो गेस्ट पेपर होगा उसमें आपको व्याख्या देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर ही मिलने वाले हैं। तो ये जून 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका नाम है आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता। आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि आपको कुल ना 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और इसमें जो पहला प्रश्न है वो अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है, आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना ही होगा। इसके अलावा बाकी जो अदर क्वेश्चन होंगे उनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें आपको काव्यांशों में ना 3 के ना संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, आपको कुछ काव्यांश दिए गए हैं और उनकी आपको व्याख्या करनी है, जितने भी दिए उनमें से कितनी 3 की। तो पहला आप ये देख सकते हैं, ये पहला व्याख्या करने के लिए दिया है। ठीक है, इसके बाद ये दूसरी व्याख्या है। आप ये क्वेश्चन पेपर देख ही सकते हैं। ठीक है, ये आपको इग्नू के पेज पर भी मिल जाएगा, वेबसाइट पर। ये देखिए, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका व्याख्या करने वाला 12-12 नंबर का होने वाला है। ठीक है, आपको कोई 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे और हर एक जो व्याख्या होगी जिसको आप व्याख्या करेंगे वो 12 नंबर की होगी। ठीक है, इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे वो 16 मार्क्स के होने वाले हैं और आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे किन्हीं में, इन सब में से। तो इसका पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एक कवि के रूप में अमीर खुसरो का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के बहुत बड़े जो कवि हैं हम कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो उनका आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, एक कवि के रूप में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कबीर का काव्य विषय पर एक निबंध लिखना है आपको। ठीक है, कबीर के काव्य के ऊपर जो है आपको निबंध लिखना है एक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जायसी के काव्य में वर्णित लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब जो जायसी का काव्य है उसके अंदर हमें ना लोक जीवन से संबंधित जो पक्ष हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो तो फिर वो कौन कौन से विभिन्न पक्ष हैं जो हमें उनके लोक जीवन में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में आपको बताना है इसमें। ठीक है, इसके बाद है सूरदास की भक्ति में श्रृंगार की उपस्थिति को रेखांकित कीजिए। अब जो सूरदास हैं वो भक्ति काल के कवि रहे हैं। ठीक है, तो भक्ति काल के अंदर अगर हम बात करें तो जो भक्त कवि हैं तो उनमें श्रृंगार की जो उपस्थिति है, ठीक है, जो श्रृंगार रस है उसकी उपस्थिति भी हमें देखने को मिलती है उनकी भक्ति के अंदर। तो उसको बारे में हमें आपको बताना होगा। ठीक है, उसको रेखांकित करना है। इसके बाद अगला है तुलसीदास की भक्ति के स्वरूप का विवेचन कीजिए। अब जो तुलसीदास है वो राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो उनकी भक्ति का स्वरूप कैसा था उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, अब विवेचना की जगह व्याख्या भी आ सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो आपको देखना होगा कि मेन पॉइंट क्या है उसमें पूछने वाला, वो आपको देखना होगा। ठीक है, व्याख्या करना है, विश्लेषित करना है, विशेषताएं बतानी है, ये सब बाद में देखना है। पहले आपको देखना है कि उसमें बताना किसके बारे में, पहले उस चीज़ को पकड़ो आप इसमें क्वेश्चन में। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को बस समझते नहीं है, बस फिर उनको रहता है कि अरे ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमें आता ही नहीं है। लेकिन आपको पता होता है कि आपने ये पढ़ा है, बस वो तरीका थोड़ा सा अलग होता है जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में जाके। ठीक है, और थोड़ा प्रेशर भी रहता है एग्जाम का, तो इसलिए भी बच्चे अपना जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो ठीक से पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को। तो आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहारी की श्रृंगार भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब जो बिहारी है वो रीतिकाल के कवि रहे हैं। ठीक है, तो उनके काव्य में हमें श्रृंगारिक भावना जो देखने को मिलती है उसके बारे में हमें बताना है, उस पर प्रकाश डालना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है घनानंद प्रेम के सर्वकालिक महान कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब जो घनानंद है वो भी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। ठीक है, अब उनके काव्य के अंदर अगर हम बात करें
तो घनानंद के बारे में ना एक कथन है कि वो ना प्रेम के सर्वकालिक एक महान कवि हैं, ठीक है। तो इसकी समीक्षा करनी है, तो इसी के बारे में आप बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, जिसमें आपको टिप्पणी करने के लिए है, ठीक है। अब इसमें आपको टिप्पणियाँ करनी है, और टिप्पणी आपकी 8-8 नंबर की होगी, मतलब एक क्वेश्चन भी जो है ये भी आपका 16 नंबर का ही होगा। बस इसमें आपको 8-8 नंबर में पूछा जाएगा, 2 बारी में आपको आंसर लिखना होगा। तो पहला है विद्यापति के काव्य में श्रृंगार बताना है, ठीक है। फिर मीराबाई के बारे में आप बताएंगे, उनका परिचय देंगे। रसखान का परिचय देंगे, और शहर ओ आशोभ के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। इनमें से इन चारों में से आप किन्हीं 2 पर टिप्पणी करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया होगा, आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जो गेस्ट पेपर है वो देखेंगे, ठीक। गेस्ट पेपर के अंदर इन क्वेश्चंस के अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाए, ठीक है। तो वो आप देख लेना, और आप चाहे तो देखते हैं कि मैं इसको वीडियो को 2 पार्ट में डालती हूँ, या एक वीडियो को एक ही पार्ट में कंटिन्यू रखूँगी, कि वीडियो कितना लेंदी होता है, ठीक है। तो अब हम इसका जो गेस्ट पेपर है वो देखते हैं। आपका गेस्ट पेपर है BHTC 103 आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता, ठीक है। हम बात कर चुके हैं कि ये आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये गेस्ट पेपर है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे, ठीक है। और जिसमें से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिपीट भी होते हैं, ठीक है। वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे, और उनका जो तरीका होगा ना पूछने का वो थोड़ा सा अलग होगा। तब आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे एग्जाम में, और आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है जब क्वेश्चन पढ़ते हुए, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो के काव्य में वर्णित लोक जीवन के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य दोनों में ही रचनाएं की, ठीक है। और ये ना दोनों ही साहित्य के जो कवि हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं दोनों ही साहित्य के अंदर, ठीक है। अब इसके बारे में आप ना क्या करेंगे, थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में परिचय देंगे, ठीक है, जो आप इसमें से देख सकते हैं। मैं आपको इसके अंदर आंसर्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही आपको बताने वाली हूँ। आंसर्स आप इसमें से खुद पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए ये, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको गेस्ट पेपर कैसे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं, और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको गेस्ट पेपर कैसे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अमीर खुसरो के काव्य में जो लोक जीवन वर्णित किया गया है, स्वरूप उसका जो कैसा है लोक जीवन का, तो उसके बारे में आप बताएंगे। तो इसमें लोक भाषा का प्रयोग हम जो है वो देखते हैं, ठीक है। फिर लोक संस्कृति एवं परंपराएं भी उनके काव्य के द्वारा वो दिखाते हैं। इसके अलावा वो ग्रामीण जीवन का जो यथार्थ चित्रण है, ठीक है, वो करते हैं अपने काव्य के द्वारा। और भारतीय जो लोक संगीत और नृत्य हैं उनको दिखाते हैं वो अपने काव्य में, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता और लोक आस्था की बात करते हैं अपने काव्य के द्वारा, और साथ ही में नारी जीवन की भी झलक उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही में सामाजिक समरसता और लोक जीवन की विविधता भी जो है वो उनके काव्य में हमें दिखाई देती है, ठीक है। इसके अलावा बाल मन और बाल लोक की भी बात करते हैं, उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है, और उनकी रचनाओं में बच्चों के लिए भी एक विशेष स्थान रहा है, ठीक है। लास्ट में आप निष्कर्ष लिख के अपना आंसर जो है वो कंप्लीट करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। इसके अलावा है अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की मुखरियों की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। विशिष्टताओं मतलब विशेषताएं ही हैं, भूल मत जाना। मैं आपको बार बार यही बात बोलूँगी कि क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलो। अभी आप ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, थोड़ा सा देखो कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से, शब्दों के बारे में थोड़ा सा जानो आप, ठीक है। तो अमीर खुसरो की मुखरियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, विशेषताओं का मतलब विशेषताओं से ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में बताएंगे, उनका परिचय देंगे। फिर आप मुखरियों के बारे में बताएंगे कि मुखरियाँ क्या होती है, उनकी परिभाषा देंगे, उनका अर्थ समझाएंगे, उसके स्वरूप की बात करेंगे आगे, ठीक है। फिर आप चाहे तो उदाहरण दे सकते हैं, आप 1-2 मुखरियाँ जो हैं अमीर खुसरो की वो याद कर लेना और अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में फिर आप उनके जो अमीर खुसरो की जो मुखरियाँ हैं उनकी विशेषताएं बताएंगे, कि उसमें हमें ना उनके जो अमीर खुसरो की जो मुखरियाँ हैं उसमें हमें हास्य व्यंग और चुटीलापन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जन भाषा का प्रयोग करते हैं वो, मुखरियाँ जो हैं वो जन भाषा में लिखी गई हैं। स्त्री दृष्टिकोण का भी चित्रण उनके मुखरियों में हमें देखने को मिलता है, उसका उदाहरण आप इसमें देख ही सकते हैं। इसके साथ में संक्षिप्तता और प्रभावशीलता जो है वो मुकरियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं उनकी, ठीक है। और सांस्कृतिक समन्वय उनकी मुकरियों में हमें देखने को मिलता है। लोकगीतों जैसी जो लयात्मकता है वो भी हमें देखने को मिलती है। रूपक और उपमा का जो है वो बहुत ही सुंदर उपयोग, या हम कह सकते हैं प्रयोग करते हैं अपनी मुकरियों के अंदर।
फिर इसके बाद साहित्यिक महत्व की आप बात करेंगे कि उसका साहित्य में क्या महत्व है, ठीक है। फिर उसकी प्रभाव और परंपरा के बारे में आप बताएंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ता है जनता के ऊपर, देश की, ठीक है, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, साहित्य में उसका क्या प्रभाव पड़ता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, किस तरह की परंपरा ये चलती है, ठीक है। और आगे चल के जो मुखरियों की अगर हम बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाम आता है, उन्होंने भी काफ़ी हास्य व्यंग्यपूर्ण जो है मुखरियाँ लिखी हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अमीर खुसरो हैं जिन्होंने मुखरियाँ लिखी थी, उसके बाद भारतेंदु का नाम भी आता है मुखरियों के अंदर, ठीक है। इसके बाद उपसंहार आप लिखेंगे या हम कह सकते हैं निष्कर्ष लिखेंगे, और आपका ये जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अमीर खुसरो की हिंदी की प्रमुख रचनाओं का परिचय दीजिए, ठीक है। तो अमीर खुसरो की हिंदी की जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में आप बताएंगे इसमें। तो वही है, सबसे पहले आप थोड़ा सा परिचय देंगे अमीर खुसरो के बारे में, फिर उनकी प्रमुख रचनाओं की विशेषताएं बताएंगे, ठीक है, उनकी रचनाओं की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं, कि जन भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, या हम कह सकते हैं खड़ी बोली और हिंदवी जो है भाषा है, हिंदी भाषा है खड़ी बोली, उसका प्रयोग वो करते थे अपनी रचनाओं जो थी, उनकी जो अधिकतर रचनाएं होती थी उनमें खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही में सांस्कृतिक समन्वय की भावना हमें देखने को मिलती है कि जिसके अंदर वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हास्य व्यंग एवं चुटीलापन भी जो है वो देखने को मिलता है, जो उनकी मुखरियों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्त्री दृष्टिकोण का प्रयोग वो करते हैं, संगीतबद्ध एवं गैर शैली में जो उनकी रचनाएं हैं वो लिखी जाती हैं, लोक जीवन का सजीव चित्रण करते हैं वो अपनी रचनाओं के अंदर। तो ये क्या है, कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें उनकी रचनाओं के विस्तार के परिचय की, तो मुखरियाँ सबसे पहले आती हैं, उन्होंने मुखरियाँ लिखी जो हास्य और व्यंग्यपूर्ण होती थी, ठीक है। इसके साथ ही में फिर उसके बाद पहेलियाँ आती हैं, उन्होंने कई सारी पहेलियाँ भी लिखी हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा उनके परिचय देंगे, पहेली के बारे में बताएंगे। फिर आप चाहें तो उदाहरण दे सकते हैं, आपने वो पहेली पढ़ी भी होगी बचपन में बहुत ज़्यादा। एक थाल मोती से भरा, सब के सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर आकाश होता है। और ये बचपन में बहुत ज़्यादा हमने पहेलियाँ जो है वो पूछा करते थे, तो हमें काफ़ी सारी पहेलियाँ याद हैं। और तो ये वाली पहेली भी मैंने अपने बचपन में पूछी है, हम लोग मुझसे भी पूछी गई थी। एक्चुअली मेरे दादाजी थे, वो पूछते थे इस तरह से पहेलियाँ हमसे, तो हम उनके जवाब दिया करते, तब मुझे पता है कि हाँ पहेलियाँ भी पूछी जाती है। तो आप ही ने भी ज़रूर पूछी होंगी। तो ये पहेली जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। तो इसके बाद दोहे और गीत भी उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे। इसके साथ ही में लोकगीत और त्योहार गीत भी उन्होंने लिखे हैं, ये उनकी रचनाओं की विशेषताएँ हैं, ठीक है। उन्होंने कौन-कौन सी रचनाएँ लिखी हैं, किस-किस तरह की रचनाएँ लिखी हैं और उनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, इसमें हम उनकी ही बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने संवादात्मक पहेलियाँ लिखी हैं। खड़ी बोली का आरंभिक प्रयोग अगर हम देखें तो वो अमीर खुसरो ही पहले कवि ऐसे हैं जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, ठीक है। इसके बाद मिश्रित भाषाई जो है उसका भी प्रयोग उनके रचनाओं में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके अंदर वो मिक्स जो भाषा होती है, मिश्रित भाषा जो होती है, उर्दू हो गई, खड़ी बोली होगी, दोनों का मिश्रित जो वर्णन है, या अरबी फ़ारसी जो भाषाएँ हैं उनका मिश्रित वर्णन जो है उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। उसका भी यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। फिर साहित्यिक महत्व और प्रभाव की हम बात करेंगे कि इसका साहित्य में क्या महत्व है और क्या प्रभाव है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो वो आप बताएंगे और लास्ट में आप उपसंहार या हम कह सकते हैं निष्कर्ष लिख के अपना आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो के रचना संसार पर प्रकाश डालिए। इसमें भी आपको रचना संसार के बारे में बताना, उन्होंने कौन-कौन सी रचनाएँ लिखी हैं, वो सभी उनका परिचय देना होगा आपको। तो अमीर खुसरो के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे, फिर उनकी रचनाओं के बारे में बताएँगे, किस-किस तरह की उन्होंने रचनाएँ लिखी हैं, ठीक है। फ़ारसी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने रचनाएँ फ़ारसी में भी लिखी हैं, खड़ी बोली में भी लिखी हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान था और शुरुआत जो थी उन्होंने फ़ारसी में ही लिखना शुरू की थी। तो फ़ारसी साहित्य में उनका क्या योगदान था, फ़ारसी जो साहित्य है उसके अंदर उन्होंने कौन-कौन सी रचनाएँ लिखी हैं। तो अगर हम उनकी रचना संसार की बात करते हैं तो सिर्फ़ हिंदी जो रचनाएँ हैं, हिंदी साहित्य में जो उनकी रचनाएँ हैं, सिर्फ़ उनकी बात नहीं करेंगे। हम उनकी सारी ही रचनाओं की बात करेंगे जो उन्होंने फ़ारसी में लिखी हैं या हिंदी में लिखी हैं, ठीक है। तो ये इनकी पंचगंजा जो है 5 खजाने, ये फ़ारसी रचना है एक उनकी, ठीक है, जो फ़ारसी में लिखी गई है। इसके अलावा तारीख़ी रचनाएँ हैं, ठीक है, काफ़ी सारी, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य में अगर हम इनके योगदान की बात करें, तो फिर बात करते हैं हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, उनके बारे में बताएँगे आप थोड़ा-सा। तो सबसे पहले इसमें मुखरियाँ आ जाती हैं, इन्होंने मुखरियाँ लिखी हैं, ठीक है। इसके साथ ही में आप उदाहरण लिख सकते हैं, पहेलियाँ लिखी हैं इन्होंने काफ़ी सारी, ठीक है। लोकगीत और त्योहार गीत भी इन्होंने लिखे हैं अपनी रचना के अंदर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, और मिश्रित भाषा का प्रयोग किया, संगीत में भी योगदान दिया इन्होंने, ठीक है। फिर सूफ़ी साहित्य
में भी इनका क्या योगदान रहा उसकी बात करेंगे। फिर उसकी भाषा शैली की बात करेंगे, भाषा और शैली कैसी रही इनकी, ठीक है। इनकी जो भाषा थी वो काफ़ी सहज सरल और प्रवाहपूर्ण रही है। फ़ारसी, हिंदी, अरबी और तुर्की शब्दों का ये जो मिश्रण है वो इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने अधिक किया है और इनकी जो रचनाएँ हैं उनमें हमें लयबद्धता, संगीतता और गहता जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब अमीर खुसरो की रचनाओं का क्या प्रभाव रहा है उसकी बात करेंगे और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख के अपना आंसर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगला है, एक कवि के रूप में अमीर खुसरो का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हमने एक क्वेश्चन पेपर में देखा था जो मैंने भी आपको दिखाया था, तो ये उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। एक कवि के रूप में अमीर खुसरो का मूल्यांकन कीजिए, तो उसमें आप अमीर खुसरो के बारे में बताएंगे, वो भी एक कवि के रूप में उनकी बात करेंगे आप, ठीक है। इसमें इनका पूरा ही आप परिचय देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका पूरा अमीर खुसरो का जो परिचय है वो है, और इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं, चाहे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। लास्ट में आप निष्कर्ष लिखिए, अपना आंसर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के काव्य में भक्ति, श्रृंगार और लोक जीवन की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, इस कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। जो विद्यापति हैं उनके काव्य में हमें भक्ति, श्रृंगार और लोक जीवन तीनों ही जो है वो देखने को मिलता है उनके काव्य के अंदर, ठीक है। तो इस कथन पर भी हमें विचार करना है। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि इनका क्या समय काल रहा था, ठीक है, और ये इनकी भाषा क्या थी, मतलब आप इनके विद्यापति के बारे में आप थोड़ा सा एक परिचय देंगे छोटा सा। फिर इनकी जो भक्ति भावना है उसके बारे में बताएंगे कि इनकी भक्ति भावना किस तरह की रही, फिर उसका आप चाहे तो उदाहरण दे सकते हैं अगर आपको याद रहता है तो। फिर श्रृंगार की माधुरी की बात करेंगे, श्रृंगार जो है उसकी बात करेंगे, आप उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, उसका परिचय देंगे। और अगर आपको उदाहरण इसमें भी याद रह जाता है, अगर आप याद कर लेते हैं तो आप उदाहरण लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर लोक जीवन का चित्रण भी इन्होंने किया, किस तरह से इनकी रचनाओं में किया है उसकी बात करेंगे, ठीक है। और इसमें भी आप उदाहरण चाहे तो लिख सकते हैं अपने एग्जाम में अगर आपको याद रहे तो। इसके बाद भाषा और शैली की बात करेंगे, इनकी भाषा कैसी थी, शैली किस तरह की ये लिख यूज़ किया करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद विद्यापति का क्या प्रभाव रहा है साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य में, तो उसकी बात करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिख के अपना आंसर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी तरह की अलौकिकता विद्यापति के प्रेम को छूती तक नहीं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो है, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो एग्जाम हुए हैं उनसे ही लिए गए हैं, ठीक है। तो आप ये मत देखना कि अरे ये क्वेश्चन कैसा है, क्या पूछ लिया है। तो आप पढ़ो इनको अच्छे से और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले विद्यापति का प्रेम मानव के धरातल पे किस तरह का है वो बताएंगे, उसकी बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। फिर श्रृंगार और देह की स्वीकृति की बात करते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। इसके बाद प्रेम की अनुभूति, विरह और संयोग, दोनों तरह के प्रेम की अनुभूति जो होती है उसकी बात करते हैं विद्यापति के उसमें। इसके बाद है अलौकिकता का अभाव जो है वो देखने को मिलता है इनके काव्य के अंदर, तो उसकी बात करेंगे आप, ठीक है। फिर राधा कृष्ण जो है वो प्रतीक नहीं है इनके काव्य में, एक पात्र के रूप में आते हैं, तो वो भी आप बताएंगे। फिर क्या यही अलौकिकता है, एक आलोचनात्मक दृष्टि के रूप में आप इसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है, विद्यापति के काव्य सौंदर्य के विविध पक्षों को रेखांकित कीजिए, ठीक है। तो विद्यापति के जो काव्य सौंदर्य है या हम कह सकते हैं जो रचना संसार है, काव्य की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, जो उसका जो भाव पक्ष होता है काव्य का, उसके बारे में आप बताएंगे, उसकी बात करेंगे इसके अंदर। तो थोड़ा सा आप विद्यापति के बारे में पहले थोड़ा सा परिचय देंगे, उसके बाद आप इसके जो काव्य के जो सौंदर्य के विविध पक्ष हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है भाव सौंदर्य, ठीक है। तो भाव सौंदर्य के आप थोड़ा सा परिचय देंगे, उसके से संबंधित अगर आपको कोई पंक्ति आती है, याद है, तो वो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आप श्रृंगार सौंदर्य की बात करते हैं इसके अंदर, और इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, परिचय देंगे, पंक्ति लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और इसके बाद अगला आ जाता है लोक जीवन का सौंदर्य, ठीक है, तो उसके बारे में आप बताएंगे इसमें। फिर अगला है प्रकृति सौंदर्य, ठीक है, प्रकृति सौंदर्य की बात करेंगे आप इसमें, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। और उसके बाद फिर आता है भाषा और शैली का सौंदर्य, तो आप वो बताएंगे। इसके बाद आता है बिंब और प्रतीक का सौंदर्य, कि किस तरह के बिंब और प्रतीकों का जो चयन है वो करते हैं और किस तरह से उनका प्रयोग इन्होंने अपने काव्य के अंदर किया है, ठीक है। तो उसके बारे में आप बताएंगे। फिर स्त्री की मनोविज्ञान की सजीवता के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से स्त्री की मनोविज्ञान की सजीवता का चित्रण अपने रचनाओं में करते हैं।
ठीक है। फिर काव्य में संगीतात्मकता की बात करेंगे कि किस तरह से उनके काव्य में हमें संगीतात्मकता का भी देखने को मिलती है। फिर लास्ट में आप निष्कर्ष लिख के अपना जो आंसर है वो कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीर की सामाजिक चेतना को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप कबीरदास के बारे में आप थोड़ा सा परिचय देंगे, फिर उनकी सामाजिक चेतना, समाज को लेकर क्या चेतना रही है, ठीक है, उसके बारे में आप बताएंगे। उनका क्या दृष्टिकोण रहा है समाज को लेकर, तो उनके बारे में आप बताएंगे। सामाजिक चेतना के बारे में आप अच्छे से व्याख्या कहेंगे, कह सकते हैं, व्याख्या करेंगे, ठीक है, विवेचना कर सकते हैं। तो रेखांकित करना है और सामाजिक चेतना के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, तो उन्होंने किन किन विषयों पर, किन किन सामाजिक विषयों पर अपने काव्य के अंदर बात की है, ठीक है, अपने काव्य का विषय बनाया है, उसके बारे में आप बताएंगे। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि जाति और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने चेतना का कार्य किया अपने काव्य के माध्यम से। ठीक है, फिर इसके बाद आता है धार्मिक पाखंड और जो आडंबर के विरुद्ध चेतना का जो कार्य था उन्होंने वो किया। ठीक है, ये सभी क्या है, उनके समाज से जुड़ी हुई चेतना है, सामाजिक चेतनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा आता है कि सामाजिक समानता और मानवता की भावना जो है उनके काव्य के द्वारा वो दिखाते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है आर्थिक न्याय और शोषण के खिलाफ चेतना, इसकी भी बात जो है वो अपने काव्य के द्वारा करते हैं। इसके बाद अगला आता है स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण और सामाजिक चेतना जो है उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता जो है वो क्यों है, उसकी बात करते हैं वो अपने काव्य के द्वारा। ठीक है, अपनी रचनाओं के माध्यम से। और लास्ट में आप फिर निष्कर्ष लिख के अपना जो आंसर है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीर के काव्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो कबीर दास जो है, जो आपको पता होगा कि मध्यकाल के भक्ति काल जो था उसके निर्गुण धारा के संत कवि रहे हैं। ठीक है, तो कबीर दास के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, उनका परिचय देंगे, फिर उनके काव्य का महत्व बताएंगे, उनकी काव्य की क्या महत्ता रही है। ठीक है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। तो सबसे पहले हम उनके काव्य के महत्व की बात करते हैं। तो उसमें पहले सामाजिक और धार्मिक सुधार का माध्यम उन्होंने चुना। ठीक है, अपने काव्य को, ठीक, उसको उसका काव्य को जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार का माध्यम बनाया। ठीक है, ये उसका पहला महत्व रहा है, उनके काव्य का उद्देश्य कह सकते हैं, महत्व कह सकते हैं। फिर भक्ति आंदोलन में भी उनका योगदान रहा इसी के साथ में काव्य के द्वारा। फिर भाषा और शैली की जो सरलता है उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। इसके साथ में दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व की जो बात है वो करते हैं अपने काव्य के द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही में समाज के जो वंचित वर्ग होते हैं उनकी आवाज़ बनते हैं वो अपने काव्य के द्वारा, उनकी आवाज़ बनते हैं। ठीक है, नैतिक और मानवतावादी संदेश की जो बात है वो अपने काव्य के द्वारा करते हैं। सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व की बात करते हैं वो। ठीक है, तो कबीर का जो काव्य है उसमें हमें लोक जीवन का भी एक जो स्थान है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आप निष्कर्ष लिख के अपना जो आंसर है वो कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे कि कबीर के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इसके आगे एक स्टार लगा हुआ है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना वो एग्जैक्ट 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन गेस्ट पेपर के अंदर जहाँ पर भी आपको 1 स्टार है, 2 स्टार है, जितने स्टार है मतलब वो उतने टाइम्स जो है अपने के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया है। तो आप ध्यान रखना कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगी कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में एज इट इज़ भी रिपीट हो जाते हैं और थोड़ा सा घुमा फिरा के भी वो पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो अभी हमने देखा कबीर के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, ये आपका एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें थोड़ा सा कबीरदास के बारे में बताएंगे, उनका परिचय देंगे, फिर उसके जो काव्य सौंदर्य है उसकी बात करेंगे। तो इसमें हमें काव्य सौंदर्य में हमें सरल की बताएंगे कि सरल भाषा की सहजता और प्रभावशीलता जो है उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अलंकारों की सहजता और प्रभाव जो है वो हम देखते हैं, उन्होंने अलंकारों को काफ़ी अच्छे सहजता के साथ उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है भावों की गहराई और सरलता हमें देखने को मिलती है। जो उनके काव्य हैं उसके अंदर हमें क्या है, भावों की जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद है लयात्मकता और ताल। तो उनके जो काव्य हैं, उनके जो पद हैं, उनके जो दोहे हैं, उनमें हमें लयात्मकता और जो ताल है वो देखने को मिलता है। ठीक है, प्रतीकों और रूपकों का प्रभावी प्रयोग उन्होंने अपने काव्य के अंदर अच्छे तरीके से काफ़ी किया है। ठीक है, वो आप बताएंगे। इसके अलावा फिर विरोधाभास का भी और तर्कपूर्ण शैली भी जो है वो अपनाते हैं अपने काव्य के अंदर। ठीक है, इसके साथ में मनुष्य और ईश्वर के बीच सहज संवाद जो है वो भी उनके काव्य के द्वारा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है काव्य की सार्वभौमिकता के बारे में हम उनके काव्य के अंदर हम देखते हैं, काव्य की सार्वभौमिकता देखते हैं। और लास्ट में आप इसमें निष्कर्ष लिख के इस आंसर को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कबीर का काव्य विषय पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने अपने वो क्वेश्चन पेपर में देखा था शुरुआत में, कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कबीर का काव्य विषय पर एक निबंध लिखना है आपको। तो इसमें आप कबीर के बारे में आप बताएंगे, थोड़ा सा परिचय देंगे, फिर उनका काव्य किस तरह से रहा उसके बारे में आप बताएंगे। तो इसमें वही काव्य की विशेषताएं ही आप लिखेंगे ज़्यादा, और क्या ही बताएंगे आप काव्य के बारे में। कबीर का काव्य कैसा था, उसके अंदर उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे, उसके भावों के बारे में बताएंगे। वही कबीर के जीवन परिचय देंगे, काव्य की सामाजिक संदर्भ के बारे में बताएंगे। फिर काव्य जो कबीर है उनके काव्य की भाषा शैली कैसी रही, ठीक है, उनके जो विषय वस्तु थे उनके बारे में आप बताएंगे, काव्य का क्या सार था वो बताएंगे आप। ठीक है, कि उनके काव्य में हमें ईश्वर की भक्ति देखने को मिलती है, समाज सुधार की बात करते हैं, मानवता और नैतिकता की बात जो है वो उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। इसके साथ में जीवन और माया से की बात करते हैं वो अपने काव्य के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद आप थोड़ा सा कबीर के काव्य के जो कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं उनकी बात बता सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको कबीरदास के कुछ दोहे याद हैं तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, और कबीरदास के दोहे बहुत ईजी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ईजी जो दोहे हैं वो केवल कबीरदास के द्वारा ही लिखे गए हैं, जो हर किसी को इतने आसानी से मुँह जुबानी याद रहते हैं। ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं कबीरदास के दोहे, और मुझे कबीरदास के ही जो रचनाएं हैं वो समझ में आती हैं। मध्यकाल की अगर मैं बात करूँ तो भक्ति काल के अंदर सबसे आसानी से मुझे कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो समझ में आ जाती हैं। उनके दोहे भी बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं, उनका अर्थ हम अच्छे से समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इनके दोहे याद करने में। दोहे 2 लाइन के ही होते हैं, और ये तो बहुत इस तरह से लिखते हैं कि इतनी सहज और सरल भाषा होती है कि ये किसी को भी याद हो जाते हैं दोहे। ठीक है, तो आप भी याद करके अपने एग्जाम में ज़रूर लिखना। इसके बाद कबीर का काव्य और भक्ति आंदोलन के बारे में आप बताएंगे कि उनका भक्ति आंदोलन में क्या योगदान रहा काव्य के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आप कबीर के काव्य का सामाजिक और धार्मिक प्रभाव बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आप कबीर के काव्य का दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व की बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। फिर कबीर के काव्य का साहित्यिक महत्व क्या था वो बताएंगे, और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे, और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्गुण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कबीर की निर्गुण भक्ति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, निर्गुण जो है उसका अर्थ आपको बताना है सबसे पहले, तो उसको बताएंगे, उसको स्पष्ट करेंगे। फिर बाद में कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति किया करते थे। निर्गुण भक्ति जो थी, निर्गुण काव्यधारा जो थी, उसी के वो संत काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं, निर्गुण भक्त कवि रहे हैं वो। ठीक है, तो उनके बारे में फिर आप उन पर प्रकाश डालेंगे। पहले निर्गुण का अर्थ स्पष्ट करेंगे, उसके बाद फिर कबीर की जो निर्गुण भक्ति थी उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो पहले निर्गुण भक्ति, निर्गुण का अर्थ आप बताएंगे, फिर बाद में कबीर की जो निर्गुण भक्ति है उसका परिचय देंगे। ठीक है, फिर उनके कुछ भक्ति के, निर्गुण भक्ति के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ विशेषताएं भी थी जिसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, जैसे कि अद्वैतवाद और एकत्व की अनुभूति उनके काव्य में, उनकी जो भक्ति है उसमें देखने को मिलती है। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है, जाति और धर्म के बंधनों से परे जो है ये भक्ति की जाती है। ठीक है, साधना और आत्मा जो है वो साक्षात्कार होती है इस भक्ति के अंदर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि कबीर की निर्गुण भक्ति का स्वरूप कैसा था उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उनके स्वरूप की बात करेंगे, जिसके अंदर आप उनकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे आप। ठीक है, और इसमें आप कुछ दोहे भी याद कर सकते हैं, बहुत ईजी दोहे हैं उनके। ठीक है, फिर कबीर की निर्गुण भक्ति की सामाजिक भूमिका की बात करेंगे आप, उनकी सामाजिक भूमिका बताएंगे निर्गुण भक्ति की कबीर के। ठीक है, इसके बाद निर्गुण भक्ति और कबीर का आधुनिक युग में क्या महत्व है, ठीक है, उसके बारे में आप बात करेंगे, उसके बारे में आप बताएंगे, और लास्ट में निष्कर्ष लिख के आपका जो आंसर है वो आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो सूरदास है उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जब आप आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप बात करेंगे सूरदास के बारे में, सूरदास का परिचय देंगे। ठीक है, उनका जो भक्ति काल है उसके अंदर उनका क्या महत्वपूर्ण स्थान है, वो सगुण भक्ति धारा के कवि रहे हैं, कृष्ण भक्ति उन्होंने की है, कृष्ण भक्ति कवि रहे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। फिर उनकी जो भक्ति भावना किस तरह की रही है उस पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो सूरदास का संक्षेप जीवन परिचय आप देंगे इसमें सबसे पहले। फिर सूरदास की जो भक्ति है उसका स्वरूप कैसा है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जिसके अंदर आ जाता है कि उसके में हमें सूरदास की जो भक्ति है उसमें हमें माधुर्य भक्ति देखने को मिलती है, वात्सल्य का भाव देखने को मिलता है, सगुण साकार भक्ति जो है वो हम देखते हैं उनके भक्ति के स्वरूप में। ठीक है, और लीला में भक्ति जो है वो देखने को मिलती है। ये कुछ स्वरूप हैं, ठीक है, भक्ति के। इसके बाद है सूरदास की भक्ति की अभिव्यक्ति किस तरह से होती है, तो इसमें हमें गोपियों का प्रेम देखने को मिलता है। ठीक है, उनसे संबंधित कुछ रचनाएं हैं, जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो उससे संबंधित हमें कुछ रचनाएं देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा। फिर यशोदा कृष्ण का संबंध से जो संबंधित हैं
वो हमें रचनाएँ देखने को मिलती हैं, वो दोहे, पद जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे। फिर भक्ति और सौंदर्य का संगम हमें देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा जो सूरदास ने अपने काव्य के अंदर अपनी रचनाओं में किया है। फिर ठीक है, सूरदास की भक्ति में विरह भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा है वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग की भूमिका क्या रही है इसमें, इनकी भक्ति में, उसका क्या महत्व स्थान है, उसके बारे में आप बताएँगे, ठीक है। इसके बाद सूरदास की भक्ति भावना का प्रभाव आप बताएँगे, ठीक है। और सूरदास की भक्ति भावनाओं की जो विशेषताएँ हैं उसकी बात करेंगे आप। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें विशेषता है माधुर्य भाव, जिसके अंदर हम बात करें तो राधा कृष्ण के प्रेम की मधुरता हमें देखने को मिलती है। वात्सल्य भाव की अगर हम बात करें तो उसमें यशोदा और कृष्ण का संबंध जो है, उनका जो प्रेम है उसको दिखाया गया है। सगुण भक्ति के अंदर ईश्वर का जो साकार रूप है उसको भजना, उसकी पूजा करना, उसकी अर्चना करना, इसको सगुण भक्ति के अंदर माना गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लीलामय चित्रण, तो कृष्ण की जो बाल लीलाएँ हैं उनका वर्णन करना जो है वो लीलामय चित्रण के अंदर आ जाता है। रसानुभूति करना, जिसके अंदर हमें श्रृंगार, करुणा, हास्य आदि रसों की जो अभिव्यक्ति होती है जिस काव्य के अंदर, वो रसानुभूति से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो रसानुभूति जो है वो हमें देखने को मिलती है इनके काव्य में। फिर आत्मसमर्पण की भावना जो है वो हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि भक्त और भगवान का जो संबंध है वो पूर्ण समर्पण का होता है, ठीक है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखिए, जो अपना आंसर है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सूरदास की भक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि अगर हम कह सकते हैं सूरदास की जो भक्ति है उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है या विशिष्टताओं के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा सूरदास का परिचय देंगे, फिर उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आप बताएंगे, जिसमें हम पहला आ जाता है सगुण और माधुर्य का जो प्रधान भक्ति जो है वो हमें देखने को मिलती है इनके काव्य में। फिर वात्सल्य भाव की प्रधानता जो है वो इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। इसके साथ में रस और श्रृंगार रस का सशक्त जो चित्रण है वो उन्होंने किया है अपने काव्य के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर। सर्वजन संभाव और भक्तत्व का जो है वो हम देखते हैं इनके काव्य के अंदर, ठीक है। फिर भक्ति की सहजता और जन सुलभ भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रभावी चित्रण जो है वो इनके पदों में हमें देखने को मिलता है, इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। भाव, अनुभूति और संवेदनशीलता जो है उससे परिपूर्ण इनकी जो भक्ति है वो होती है, ठीक है। जिसके जो है उदाहरण हम इनकी रचनाएं और उनके पदों में देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पुष्टि मार्ग की प्रेरणा जो है वो भी इनकी भक्ति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है, ठीक है, भक्ति की। इसके अलावा आ जाता है साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है धार्मिक सहिष्णुता और आलोचना जो है वो हम देखते हैं इनकी, और लास्ट में आप इसमें इसका आंसर जो है वो निष्कर्ष लिख के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है सूरदास के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। विशेषताओं कहो या विशिष्टताओं कहो, दोनों एक ही है, तो उनके बारे में आपको बताना है। वात्सल्य वर्णन का जो वात्सल्य है उसका वर्णन करना है, ठीक है। जो उनके काव्य में उनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें जो वात्सल्य का वर्णन देखने को मिलता है उसके बारे में आप बताएंगे। तो सबसे पहले आप ना सूरदास के बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे, उनके वात्सल्य क्या होता है उसको बस समझाएंगे। फिर आप आगे लिखेंगे कि इसमें आप वात्सल्य का जो रस है, वात्सल्य जो रस है उसका मूल अर्थ क्या होता है उसकी बात करेंगे, उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। फिर बाल कृष्ण और यशोदा के बीच के जो मार्मिक प्रेम का जो चित्रण उन्होंने किया है, ठीक है, उसी को वो आप बताएंगे, क्योंकि जहाँ पर यशोदा और श्री कृष्ण की बात होती है, उनके प्रेम की बात होती है, माँ यशोदा और श्री कृष्ण के प्रेम की बात होती है, उसी को वात्सल्य प्रेम कहा जाता है, ठीक है। तो वहीं पर जहाँ पर माँ यशोदा और श्री कृष्ण के बीच का जो संबंध हमें दिखाया जाता है, जो प्रेम काव्य के द्वारा सूरदास दिखाते हैं, उसी को उन्होंने वात्सल्य के रूप में दिखाया है, ठीक है। जो वात्सल्य होता है एक प्रकार का रस होता है, तो वात्सल्य का जो रस है वो उसमें हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे। इसके बाद आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं इसके साथ ही में। इसके बाद अगला है बाल रूप की नटखट शरारतों का सजीव चित्रण जो है उन्होंने किया है वात्सल्य के अंदर, ठीक है। फिर जो वो वात्सल्य वर्णन जो करते हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सहजता और सरलता जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद भाव अनुभूति की गहराई भी हमें उनके काव्य में, उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। और ममता और करुणा का जो संगम है वो भी हमें दिखाई देता है। ममता और करुणा का संगम हमें कब दिखाई देता है? जब श्री कृष्ण और माँ यशोदा के बारे में बताते हैं, ठीक है, उनके प्रेम का वर्णन करते हैं दोनों का, तो वहाँ पर हमें ममता और करुणा का जो है वो संगम दिखाई देता है, ठीक है। शारीरिक और मानसिक भावों का भी संयोग जो है वो हम उनके काव्य के अंदर, उनकी रचनाओं में देखते हैं, ठीक है। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो इसका जो संगम है भावों का, मानसिक और शारीरिक भावों का, वो काफ़ी अच्छा प्रस्तुत किया है अपने काव्य के अंदर। इसके अलावा है सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वात्सल्य वर्णन, ठीक है। तो सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि है उसके माध्यम से भी उन्होंने वात्सल्य का वर्णन किया है, ठीक है।
उसमें भी हमें क्या है, वात्सल्य का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद आता है कि श्रृंगार रस के साथ वात्सल्य का समन्वय भी जो है वो सूरदास ने काफ़ी अच्छी तरह से अपनी रचनाओं में किया है, तो आप वो बताएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, वात्सल्य के माध्यम से भक्ति की सहज अभिव्यक्ति की बात करते हैं, वो दिखाते हैं सहज भक्ति जो है वो दिखाते हैं अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में, तो वो आप बताएंगे उसके बारे में। और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख के अपना जो आंसर है उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति में श्रृंगार की उपस्थिति को रेखांकित कीजिए। ठीक है, जो सूरदास है उनकी भक्ति में हमें श्रृंगार रस की जो उपस्थिति है वो देखने को मिलती है, श्रृंगार रस जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो उसके बारे में आप बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले थोड़ा सा सूरदास की भक्ति के बारे में बताएंगे, उनके थोड़ा सा परिचय देंगे सूरदास के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, फिर बाद में आप श्रृंगार रस जो होता है उसका परिचय देंगे, ठीक है। तो श्रृंगार रस के बारे में आप बताएंगे, फिर सूरदास की भक्ति में जो श्रृंगार रस उसका क्या महत्व है उसकी बात करेंगे आप, ठीक है। फिर जो सूरदास ने अलग अलग जो रचनाएं लिखी हैं विषयों को आधार बनाकर, उनमें श्रृंगार रस का किस तरह से वर्णन किया है उन्होंने, किस तरह से उनका प्रयोग किया है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बाल कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें श्रृंगार रस जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा राधा कृष्ण के प्रेम में भी हमें श्रृंगार रस जो है वो सूरदास दिखाते हैं, ठीक है, ये आप बताएंगे। इसके बाद आप अगला पॉइंट अगर देखेंगे तो उसमें है श्रृंगार रस की भाव विशेषताएं सूरदास की भक्ति में हमें देखने को मिलती हैं। जो श्रृंगार रस है उनकी जो भाव विशेषताएं भी हैं वो भी हमें उनके रचनाओं में, इनकी काव्य में हमें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। फिर अगला है श्रृंगार रस और भक्ति रस का समन्वय भी जो है वो हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, फिर आप उसकी बात करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे, लिखेंगे अपने आंसर में। इसके बाद अगला है सूरदास की भाषा में श्रृंगार रस की उपस्थिति। तो जो सूरदास है उनकी भाषा के बारे में आप बताएंगे, वो ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखा करते थे, तो उनकी भाषा में भी हमें कहीं ना कहीं श्रृंगार रस देखने को मिलता है, ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं वो उपस्थिति रहती है, तो उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। तो उस भाषा के बारे में बताएंगे, फिर उनकी जो भाषा है उसमें किस तरह से श्रृंगार रस हमें देखने को मिलता है, किस तरह से वो उसका प्रयोग करते हैं अपनी रचनाओं के अंदर, तो वो आप बताएंगे। इसके बाद अगला है सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव की बात करेंगे। ये श्रृंगार रस जो उनके भक्ति में काव्य में हमें देखने को मिलता है, तो उसमें सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव क्या पड़ता है, कैसा रहता है, उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद अगला वो है पॉइंट कि श्रृंगार रस की विशेषताओं के उदाहरण, तो आप लास्ट में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं श्रृंगार रस की बात से संबंधित, जो उनकी रचनाओं में से आपको कुछ उनके दोहे या पद याद हो तो आप वो भी एग्जाम में लिख सकते हैं। एक एक दो दो जो पद होते हैं, जो दोहे होते हैं, वो आप याद कर लेना, अगर आप अपने एग्जाम में लिखोगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे और उसके बाद अपना जो आंसर है इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति में रसखान कवि का उल्लेखनीय स्थान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, जो रसखान है वो कृष्ण भक्ति किया करते थे, तो उनका ना कृष्ण भक्ति में एक उल्लेखनीय स्थान रहा है, ऐसा एक कथन है, तो उस कथन के बारे में आप बताएंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। तो आप सबसे पहले रसखान के बारे में बताएंगे कि वो किस काल के कवि हैं, किस तरह की वो उन्होंने भक्ति की है, ठीक है, उनका एक छोटा सा परिचय देंगे। फिर उसके बाद आगे आप थोड़ा सा रसखान के जो जीवन है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। फिर उनकी जो भक्ति की ओर उन्मुखता किस तरह से होती है, वो भक्ति की ओर किस तरह से अग्रसर होते हैं, उसके बारे में आप बात करेंगे। फिर अगले आप पॉइंट आता है कि कृष्ण भक्ति में समर्पण का भाव जो है वो उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है, कि किस तरह से वो अपनी जो कृष्ण भक्ति से संबंधित जो रचनाएं हैं उनकी, उनमें हमें कृष्ण के प्रति समर्पण का जो भाव देखने को मिलता है, तो वो किस तरह का है वो बताएंगे आप। इसके बाद भक्ति और सौंदर्य का जो संगम है वो भी उनकी रचनाओं में, उनके पदों में हमें देखने को मिलता है, तो उसके बारे में आप बात करेंगे, उसके साथ आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है भाषा और शैली के काव्य सौंदर्य। ठीक है, तो फिर बाद में हम रसखान की जो भाषा है, भाषा किस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उनकी शैली कौन सी थी, उनके काव्य सौंदर्य के बारे में बात करेंगे। तो अधिकतर जो मध्यकाल के जो कवि थे उन्होंने ना ब्रज भाषा में अधिक रचनाएं लिखी हैं, तो मध्यकाल के जितने भी कवि की अगर भाषा की बात आती है तो आप लिख सकते हैं कि ब्रज भाषा में उनकी अधिकतर रचनाएं जो होती थी वो लिखी जाती थी, क्योंकि खड़ी बोली में रचनाएं जो है वो आधुनिक काल से लिखी जानी शुरू हुई हैं। ठीक है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग अगर हम देखते हैं तो आदिकाल में अमीर खुसरो थे और विद्यापति थे जिन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं लिखी थी शुरुआती में, ठीक है, जो हमें आदिकाल में देखने को मिलता है। लेकिन मध्यकाल के अंदर हमें खड़ी बोली का प्रयोग कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, मध्यकाल के अंदर सिर्फ ब्रज भाषा में ही अधिकतर रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कृष्ण भक्ति की समरसता और सामाजिक प्रभाव के बारे में आप बात करेंगे रसखान के काव्य में, उनकी भक्ति के में। ठीक है, अगला है तुलनात्मक दृष्टि से स्थान क्या रहा है, तुलनात्मक दृष्टि में अगर देखें तो उनका क्या स्थान रहा है भक्ति का, तो उसके बारे में आप बताएंगे। फिर आता है लोकप्रियता और सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताएंगे और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख के अपना जो आंसर है वो कंप्लीट कर देंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के काव्य में उपस्थित स्त्री चेतना को चिन्हित कीजिए। ठीक है, जो मीराबाई है वो भी कृष्ण भक्त रही है। ठीक है, उन्होंने भी अधिकतर जो रचनाएं हैं वो सारी उनकी रचनाएं हमें कृष्ण से संबंधित ही, उनसे ही जुड़ी हुई उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो मीराबाई के काव्य में हमें जो स्त्री चेतना देखने को मिलती है, जो उपस्थित स्त्री चेतना है, उसके बारे में आप बताएंगे। तो सबसे पहले आप मीराबाई के बारे में, उनकी भक्ति साहित्य में क्या स्थान है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। फिर बात करेंगे आप मीराबाई की स्त्री चेतना का मूल। ठीक है, तो उनके शुरुआत में उनका मूल क्या है स्त्री चेतना में, तो उसके बारे में आप बात करेंगे। फिर आता है आत्म अभिव्यक्ति और स्त्री की स्वतंत्रता की बात जो है वो अपनी रचनाओं के अंदर करती हैं, तो वो बताएंगे आप। ठीक है, इसके बाद अगला है पारिवारिक और सामाजिक विरोध के प्रति विद्रोह। तो उन्होंने परिवार और समाज के विरुद्ध जाकर जो है भक्ति का मार्ग चुना था। तो ये भी हमें उनके जीवन से एक प्रेरणा मिलती है स्त्री को। ठीक है, जहाँ पर वो अपने ही परिवार और समाज से लड़कर भक्ति की ओर जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है स्त्री शरीर और आत्मा की स्वतंत्रता। ये भी जो है उनसे ही हमें, उनके ही व्यक्तित्व में हमें दिखाई देती है। जब आप उनका पूरा जीवन परिचय पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है उन्होंने कितना संघर्ष किया था, किस तरह से वो अपने परिवार से लड़ी थी। ठीक है, जब उनकी शादी हो जाती है, जब उनका जो पति है वो मर जाते हैं, उसके बाद वो कृष्ण भक्त बन जाती हैं और कृष्ण के की ही पूजा करती हैं, कृष्ण को ही अपना पति के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और उनकी ही की प्रेमिका के रूप में रहती हैं। तो इस तरह से हम उनके जीवन से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा ले सकते हैं। इसके बाद अगला आता है आध्यात्मिक प्रेम बनाम लौकिक प्रेम। अगला है स्त्री विरोधी परंपराओं पर प्रहार। तो स्त्री के लिए जो परंपराएं बनी हुई हैं उनके विरोध में वो अधिक जो रचनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उस पर भी वो एक कटाक्ष करती हैं या प्रहार करती हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद आता है स्त्री स्वर का आत्मबल और निडरता। तो उनके रचनाओं में हमें एक स्त्री का स्वर जो है वो मुखर हमें देखने को मिलता है कि उसमें हम आत्मबल की बात होती है, उसमें निडरता जो निडरता होती है वो देखते हैं हम उनके रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, वो जो भाव है वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है मीराबाई का स्त्री दृष्टिकोण आधुनिक संदर्भ में वो किस तरह से है। ठीक है, उसकी बात करेंगे और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख के ये आंसर भी अपना कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की भक्ति अनुभवजन्य है, इस कथन को अपने विचार प्रकट कीजिए। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताएंगे। इनके में भी आप थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे, उनका परिचय देंगे सबसे पहले मीराबाई के बारे में। फिर अनुभवजन्य के जो भक्ति अवधारणा है उसके बारे में आप बात करेंगे कि वो क्या है। ठीक है, और फिर मीराबाई का जो जीवन है, उनकी जो अनुभव जो भूमि है उनकी, उसकी बात करेंगे आप, उनके जीवन के बारे में बताएंगे। फिर प्रेम का आत्मिक अनुभव जो है वो दिखाई देता है उनके काव्य में, उनके जीवन में। ठीक है, तो वो आप बताएंगे। फिर लास्ट में आप इसमें आगे बताएंगे पीड़ा और संघर्ष से उत्पन्न जो भक्ति है वो भी उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है, तो वो बताएंगे आप। इसके बाद है भक्ति की सहजता और स्वाभाविकता भी जो है उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। और साथ ही में हो सके तो आप इसमें उदाहरण भी ज़रूर लिखना। अगला है भक्ति में आत्मविसर्जन का अनुभव जो है, उनकी भक्ति में हमें आत्मविसर्जन का भी अनुभव देखने को मिलता है, तो उसकी बात करेंगे आप, उसके बारे में बताएंगे। फिर लोक भाषाओं में भावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति जो है वो देखने को मिलती है कि जो लोक भाषा थी उसी में ही उन्होंने भावनाओं को सजीव रूप से अभिव्यक्त किया है। ठीक है, अपने भावों को सजीव रूप से अभिव्यक्त किया है जिससे हर कोई जो है उससे जुड़ सकता है। क्योंकि लोक भाषा में जो अधिकतर रचनाएं होती थी ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता थी वो पढ़ पाती थी, वो समझ पाती थी। ठीक है, इसके बाद है आधुनिक संदर्भ में मीरा की अनुभवजन्यता के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, और लास्ट में आप निष्कर्ष लेके ये आंसर भी कंप्लीट कर देंगे अपना। तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 ही रहने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में हम 20 क्वेश्चन और करेंगे जो मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगी चैनल पर। और इसके अलावा BHDC 102 और 101 जो है उसके भी मैं गेस्ट पेपर आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दूंगी वीडियो के फॉर्म में, तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय बाय।